कुछ चंद पूंजीपतियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए दिन नए नए जो सरकारी उपक्रम रहे हैं उनको निजीकरण के तौर पर उनको देने की एक कोशिश की जा रही है। हालांकि निजीकरण पहले भी कांग्रेस के समय में कुछ कुछ होता रहा होगा, लेकिन जो निजीकरण कांग्रेस के समय में और जो अब निजीकरण चल रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मुझसे पूर्व वक्ता ने जिस तरह से कहा, चाहे रेल हो, भेल हो, या यूं कहें कि एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, या किसानों के जो 3 काले कृषि कानून थे, कहीं ना कहीं वो भी निजीकरण की तरफ किसानों को धकेलने की कोशिश थी। और निजीकरण का कहीं ना कहीं प्रभाव जो रोजगार पे पड़ता है साथी, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। शायद इसीलिए आज हम लोग इस सभागार में बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, इंदिरा जी के समय में उस समय को याद करना बड़ा आवश्यक हो जाता है जब याद होगा बैंकों को जिस तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जहां इस देश के अंदर एक संदेश दिया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके के, वहीं पर आज जब सुनने में आता है कि लगभग 10 से 20 हजार बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और मांग करते हैं कि बैंकों का निजीकरण रोका जाए, तो एक साफ तौर पर अंतर दिखता है वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, जिस सरकार जिस तरह से नीतियां बना रही है, कहीं ना कहीं निजीकरण को आगे रख करके चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की आड़ में पूरे देश को दांव पे लगाना ये न्यायोचित नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से ये मांग रही कि राष्ट्रवाद के नाम पर या उन नीतियां, उन गलत फैसलों को आज देश के प्रधानमंत्री जी या देश की सरकार जो निर्णय ले रही है, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिन मुद्दों पर आप लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जो समाज इकट्ठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। मेरे साथी बार बार यहां खड़े होकर के मुझे इशारा कर रहे, समय की सीमा है मैं समझता हूं, लेकिन 70 साल के अंदर जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल में इस देश को कांग्रेस ने, पूर्व सरकारों ने जो बनाया है उसको धीरे धीरे निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है। और इसका उदाहरण जो मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने रखे हैं, मैं उसमें अपनी बात जोड़कर अपनी वाणी को खत्म करता हूं। क्षमा चाहता हूं, आपके बीच देर से पहुंचा, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सामाजिक मंच सजाया है, अगर ये मंच सजता नहीं, क्योंकि 70 साल तो उन्हीं का शासन रहा है। 2011 में जो भी सेंसस हुआ, अगर उनका पब्लिश हो जाता तो आज हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बैठते। ये भी उन्हीं की गलती रही है। हर बार कसूर तेज हवाओं का हो ये जरूरी नहीं, जड़ों में पानी न हो तो भी पत्ते टूट जाते हैं अनिल जी, तब भी पत्ते टूट जाते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे देश का इतना करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 2011 का सेंसस पब्लिश नहीं किया गया। इस पर क्या जवाब देंगे, आप बता सकते हैं क्या? ये हमारी दर्द है, सभी पार्टियों से दर्द है ये हमारा, और हम इसीलिए जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए यहाँ पर। अपने बड़े साहब सरदार तेजिंदर सिंह दिल्ली साहब की परमिशन से, क्योंकि आपको एक क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी जो 2021 सेंसस के बारे में कांग्रेस का कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का लेटर भी लिखे, कोई भी उन्हें फैसला ही नहीं किया समर्थन करने में। खाली एक कमेटी बनाया है वो चिंतन करने के वास्ते हम क्या करना चाहिए, और उसमें कांग्रेस वाले भी थोड़ा एमपी से लेटर लिखे हैं प्रेसिडेंट को, मगर वहाँ से कुछ फेवरेबल रिस्पांस नहीं आया है, उसका पॉलिसी नहीं बना है। क्योंकि कांग्रेस पहले से, जब अपने प्रकाश यादव ने जी बोला इतने साल से गद्दी में है, वो लोग 1961 में मंडल कमीशन रिपोर्ट में है। अगर मंडल कमीशन रिपोर्ट में जो स्टेटों में अगर केंद्र सरकार को लिखा है, तब की प्रधानमंत्री को नेहरू जी ने क्लियर लिखा है हमारे पॉलिसी नहीं है जाति जनगणना ओबीसी का जनगणना करने का। उस वास्ते 1931 का वो अपने वो लिया है, उसका आधार से लिया है। उस वास्ते आज भी कांग्रेस की रीति नीति साफ नहीं है जातीय जनगणना करवाने का। कहीं भी उसका प्रेसिडेंट, जो उसका वर्किंग प्रेसिडेंट, कहीं भी नहीं बोला गया है। जो इंडिविजुअल अपने समाज से आते वो लोग बोला होगा